हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जितने छात्र 24 फरवरी हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर। यदि आप क्लास 10th में 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो यहाँ पर हिंदी का एक पेपर लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ हिंदी का पेपर। आप पेपर कोड देख लीजिए, 801 HG पेपर कोड है और हिंदी का है 2025 का। और यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक और यहाँ पर नाम आपका है। यहाँ पर देखिए मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11 है। आपका पूर्णांक कितने नंबर का रहने वाला? 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। सब कुछ पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत आपका समय कम बचा है, इसलिए एक वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हिंदी का पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो नोट, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं, यानी कि जो 15 मिनट होंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। इसलिए आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ लेना है। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ आपका बहुविकल्पी प्रश्न, और 50 नंबर का जो वर्णात्मक प्रश्न है वह भी सोल्यूशन लेकर आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो निर्देश, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर ओमार उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले का पूर्ण रूप से काला चिन्हित करें। यानी कि आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको ओमार शीट पर करने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमार उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें, और ओमार उत्तर पत्र उतरने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। यानी कि आपको क्या करना, जो आपकी ओमार शीट होगी उसको बिल्कुल काटना नहीं, ना इरेजर और व्हाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, जो प्रश्न जितने नंबर का है उसके सम्मुख अंकित है। पूरा सोल्यूशन लेकर आए 2025 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना है। खंड बा में 50 वर्णात्मक प्रश्न आपका रहने वाला है। अब यहाँ से आपका बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। खंड आ में अगर चैनल पहले लाइक जरूर कर देना। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, विदेही वनवास के रचनाकार हैं। विदेही वनवास के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अहियोद। और इसका राइट अगला विकल्प आपका यहाँ पर सामने यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका दिया है सियाराम गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की होगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद विदेही वनवास के क्या है? रचनाकार हैं। अगला प्रश्न बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि आपको बताना है, भूषण है, अगेय है, सुमतानंद पंत है, महादेवी वर्मा है। कमेंट में आपको उत्तर देना कि 20 बहुविकल्पी में आप कितना सही कर पाए हो, क्योंकि आपका 20 इसी प्रकार से 2025 में पेपर आने वाला है। तो प्रयोगवाद के कवि कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, अगेय हैं। अब प्रयोगवाद के कवि कौन है? अगेय। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा कि भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव हैं, बिहारी हैं, चिंतामणि है, मतराम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? देव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न के आपके अगला सामने कि छत्रसाल दशक किनकी रचना है? छत्रसाल दशक किनकी रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतराम की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्रसाल दशक किसकी है? भूषण की रचना है। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो अंत तक ध्यानपूर्वक आपको देखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमंद्रनाथ पंत। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, सुमंत्रानंद पंत जी हैं। अगला प्रश्न, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, या आपका यहाँ पर रेखा चित्र है, या एकांकी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हो जाएगा, आत्मकथा है। क्या है? नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो देखना, पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, 7वां वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक आपको बताना कौन है? मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, या कमलेश्वर। तो शुक्ल युग के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न संख्या अगला की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है?
परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास या आपका रेखा चित्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? परीक्षा गुरु क्या है कि उपन्यास है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना कि क्या वायरल है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका 100 में 70 नंबर आपका इसमें कवर होने वाला, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न कहा कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं? प्रसाद जी हैं, हजब सा द्विवेदी हैं, राघव राघव हैं, धर्मवीर भारती हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हजब सा द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग कितने होते हैं? 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, 4 क्या होते हैं? रस के अंग होते हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है या उत्प्रेक्षा, यहाँ पर आप देख सकते हो, या आपका यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? आपको पता होगा 11 मात्रा होती है। कितनी होती? 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि क्या कह रहा कि निर्दय शब्द में उपसर्ग है, मतलब निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो को पता होगा उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे लग जाना ही उपसर्ग कहलाता है। यानी कि दय, निर्दय, नी आगे क्या लग गया? नी लग गया ना, उदय में क्या लग गया? नी लग गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। किसी शब्द के आगे लग जाना ही उपसर्ग कहलाता है। तो नी क्या लग गई? उदय में लग गई, तो निर्दय हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास? तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नील गाय में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 16 करा कि खेत का तत्सम रूप है भूमि, जमीन, क्षेत्र, पृथ्वी। तो तत्सम रूप का जानते हो क्या होता है? तत्सम का मतलब होता है कि आपका संस्कृत शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि युष्मत शब्द में पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो युष्मत में शब्द में का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युष्मा कर्म होगा, युष्मत होगा, युष्मास होगा या तो होगा। तो युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? युष्मत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 18 करा कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, क्रिया की प्रधानता होती है। इस प्रकार से हमने 18 करा दिए। अगला आपका विकल्प आपके सामने है। अगला विकल्प करा कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 2, 4, 3, 8। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने करा कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अव्यय पद, व्यय पद, अव्यय पद, इनमें से कोई नहीं। तो अविकारी पद को किस नाम से जाना जाता है? अपव्यय पद से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यानी अव्यय पद से, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न आपका 2+2+6 नंबर का आपका ये प्रश्न रहने वाला है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्या करना है? इस पर गद्यांश को पढ़ना है। इसके बाद इसको जो नीचे प्रश्न दिए उसके आपको क्या करना? उत्तर देना है। जैसे कि लिखा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सर्वत्व का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अब आगे इसका क्या दिया है पूरा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, तब आपका इसका सलूशन भी करवाऊंगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली चाव के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यानी कि ये आपका 3 प्रश्न दिए। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, सुदृढ़ भाव का क्या अर्थ है,
अब आपको इसको कैसे हल करना है, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जब पेपर में आप करना तो उसको क्या करना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब ये किस चैप्टर से लगेगा ये सब पहले जान लो। अब यहाँ पर देखो कुसुम का जोड़ सबसे भयानक होता है, यानी कि यहाँ पर सीधे मित्रता के नाम पाठ से ले गए ना, पहले ही चैप्टर से आपका ये आ गया गद्यांश। तो आपको पता होगा प्रस्तुत गद्यांश, इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, जो पहला प्रश्न है कह रहा कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, तो कैसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें क्या करना, जो इसमें रेखा के रूप में दिया हो उसकी आपको क्या करना, इसकी अच्छे से व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, इसको बारे में बढ़ा चढ़कर अच्छे से लिखना है, इसका अर्थ लिखना आपको। कुसंग का जो भयानक होता है, मतलब बुरी संगत का क्या होता है, बुरी संगत का संगत जो करोगे वो आपकी गलत ही होगी, क्योंकि वो हमेशा अवनत के गड्ढे में ही ले जाएगी। इस प्रकार से आपको इसका अर्थ लिखना है, 2 नंबर इसके भी मिल जाएगा। सुदृढ़ भाव का अर्थ क्या होता है, सुदृढ़ भाव का अर्थ यह होता है कि अच्छी मित्रता अगर रखोगे तो हमेशा आगे और उन्नत की ओर बढ़ते जाओगे, ये अर्थ होता है। अथवा का मौका है, अगर ऊपर नहीं पता तो नीचे वाला भी कर सकते हो, दो में से आपको एक करना है। नीचे लग रहा है ईर्ष्या से बचने का, अब देखो यहाँ पे ईर्ष्या नामक पाठ से ही लिया गया, तो सरल है, आपको जो इसमें सरल लगे वो आपको इसमें करना, ऊपर वाला ऊपर सरल लगे, नीचे लगा नीचे, तो दोनों सरल हैं, जो आपको अच्छे लगे उचित लगे वो आपको इसमें से करना है। मैं पूरा पेपर आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपका 2025 में, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हैं, इसलिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो, पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रानी में जानी अजानी महाबाई, इसको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के बाद इसको क्या करना, इसका अच्छे से आपको इसके जो प्रश्न दिए उसका आपका उत्तर लिखना है। तो इसको एक बार अच्छे से इसको पढ़ लोगे ना, इसका पद्यांश ये आपका पद्यांश से है। अब पद्यांश का लिखने का तरीका बिल्कुल सही है, संदर्भ लिखना बिल्कुल सेम तरीके से ही आपको लिखना है। अब आगे यहाँ पर देखिए, अथवा चढ़ चेतक तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप की सिंह काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक लड़ा की भी लड़े। अब ये देखो दोनों अथवा है, दो में से आपको एक करना, जो आपको सरल लगे उसमें से आपको एक अच्छे से इसका तैयार कर लेना है। मैं पूरा पेपर आपको दिखाने वाला हूँ, ये इसके प्रश्न हैं अथवा वाले के, जो आपका महाराणा प्रताप से जो लिया गया। आगे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश उत्तरों में से किसी अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसकी क्या करना है, इसका हिंदी अनुवाद करना आपको है। तो इसको एक बार जब पढ़ लेना अच्छे से, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करके लिखना है, जैसे कि वाराणस्याम प्राचीन कालदेव गेहे विद्या दिव्य ज्योति दीदते, यानी कि इसका संदर्भ लिखना। तो को वाराणसी नामक पाठ से लिया, इसके संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना लिख के आपको इसकी व्याख्या कर देना है। 2 + 3 5 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 2 नंबर आपका संदर्भ लिखोगे, 3 नंबर इसकी व्याख्या करके अच्छे से इसको हिंदी में लिख देना है। बस यही जो दिया इसका हिंदी लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अथवा का मौका है, अगर ऊपर नहीं पता नीचे भी कर सकते हो। ये आपका भारतीय संस्कृत से जो यहाँ पर भारतीय संस्कृत का जिक्र किया गया, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भारतीय संस्कृत से जिक्र किया गया, तो ये आपका भारतीय संस्कृत से लिया गया है। तो आपको जो सरल लगे दो में से आपको एक करना है। अब आगे मैं दिखा देता हूँ, अगला कह रहा कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब क्या करना, इसका हिंदी अनुवाद करना, यह पद्यांश दिया है, जैसे आपका हिंदी में उसमें किया था गद्य पद्य में, इसी प्रकार से इसमें संस्कृत गद्य पद्य होता है, तो इसका भी हिंदी में अनुवाद करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना। 2 + 3 5 नंबर इसको मिल जाएगा। अथवा का मौका है, ऊपर नहीं पता नीचे ला कर सकते हो, जो आपको सरल लगे वो आपको इसमें से करना है। अब यहाँ पर अगला 5वां प्रश्न करा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखो जो जिले का हिसाब से आपका होगा, किसी का मुक्ति बोध, किसी का ज्योति जवाहर, किसी का मुक्त दूत, किसी का मेवाड़, इस प्रकार से आपका जिले के अनुसार होगा ना। तो आपका जो जिले का हो उसी हिसाब से आपको क्या करना, उसका चरित्र चित्रण तैयार करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ चरित्र चित्रण ही पूछता है 3 नंबर का। जैसे कि यहाँ पर दिया है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर इनके नायक का चरित्र ज़्यादातर क्या पूछता है चरित्र चित्रण ही पूछता है, इसलिए आपको क्या करना, चरित्र चित्रण अच्छे से तैयार कर लेना है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। आगे आपका क्या कह रहा है, यहाँ से आपका अगला स्टार्ट होता है आपका जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्या दिया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जय प्रकाश भारती, पद्मनाभ पुनर्बक्षी, जयशंकर प्रसाद। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। याद करने के बाद आपको क्या करना है, जो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो तीनों में से उसको आप अच्छे से लिखना है, जिसके बारे में अच्छा सा आप एक्सप्लेन कर सको, जिसके बारे में अच्छे से आपको पता हो, वो आपको क्या करना, जीवन परिचय पर लिखना। निम्नलिखित कवि में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जो आपको इसमें से रचना लिखना है, जो आपको इसमें से पता हो अच्छे से, उसकी क्या करना, उसका जीवन परिचय लिखना, और इसी प्रकार से गद्य पद्य से आपको लिखना। 5 नंबर इसमें भी
मिल जाएगा। सूरदास मिथिलेश्वर गुप्त और मक्खना चतुर्वेदी, ये आपका तीनों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल है, इसलिए इनको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाएं। अब अगला आपका कह रहा है कि अगला क्या कह रहा है कि अपने पठित पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का है आपका। मान लो जैसे कि आपको इसमें तो 2 पूछे गए हैं, 3 आपको याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको अगर मान लो 2 ही याद किया तो पता एक तीसरा वाला वहीं 2 ही आ जाए, तो इसलिए आपको क्या करना 3 याद कर लेना। अगर 2 बोर्ड में आ गए तो एक तो आसानी से कर ही लोगे। अगला 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं से 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। एक प्रश्न के 2 नंबर आपको मिलेगा, जो इसमें से सरल लगे आपको इनमें से आपको अच्छे से उत्तर देना है। 9वां प्रश्न का निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। 107 नंबर का विज्ञान वरदान अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र और अनुशासन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, इसको तैयार कर लेना है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए एक उपहार के लिए मित्र धन्यवाद पत्र लिखिए। और क्या है इसमें अगला यहाँ पर कह रहा है कि अथवा राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार उल्लेख करते हुए एक शिकायती पत्र लिखना है। तो आपको क्या करना, पत्र जरूर तैयार करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पत्र जरूर पूछता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।